क्या आप लोग जानते हो दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? आप शायद पहली बार में इसे गैस ना कर पाओ अपने दिमाग में, मगर आपको ये चीज़ ज़रूर लगेगी कि कोई भी कंपनी हो, लेकिन ब्रांड काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, जैसे फेसबुक, जेपी मॉर्गन चेस या अलीबाबा में से। मगर क्या हो जब मैं आपको कहूँगा कि दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी जो है एक्चुअल में एनवीडिया है। अब हम सबको ये तो पता है कि एनवीडिया काफ़ी बड़ी कंपनी है, मगर किसी भी तरह से वो दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो सिर्फ गेमर्स और प्रोफेशनल्स को ही टारगेट करते हैं ना। ये बात तो सही है, क्योंकि एनवीडिया अभी भी 386 की रैंक में आती है जब बात आती है रेवेन्यू बनाने की हर साल में, जो कि है 21.79 बिलियन डॉलर्स का। मगर एनवीडिया के प्रॉफिट मार्जिन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है इन्विडिया का फ्यूचर देख के बहुत सारा पैसा उसमें लगा रहे हैं, जबकि वो सिर्फ हर साल 21.79 बिलियन का रेवेन्यू लेके आ रहा है। इन्विडिया की वैल्यू ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है, जो अभी है 797 बिलियन डॉलर्स की है। दुनिया की सबसे 8वीं बड़ी कंपनी बनाती है इसको। इसी के साथ साथ इसको ध्यान में रखा जाए तो अगर एप्पल की वैल्यूएशन इन्विडिया की तरह होती तो एप्पल की अभी वर्थ जो है 12.65 ट्रिलियन डॉलर्स की होती। और अगर एप्पल का इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स होते तो मीडिया उसको कवर करती रहती, मगर इन्विडिया के साथ वो इतनी ज़्यादा बात नहीं करते इस बारे में। तो इसकी वजह से किस तरह से जेनसेन हुआंग ने 757 बिलियन डॉलर की कंपनी बनाई, जो कि अभी भी गहराइयों में छुपी हुई है। अगर थोड़ा पीछे जाए तो जेनसेन हुआन का जन्म 17 फरवरी 1963 को ताइनान के शहर ताइवान में हुआ था। जेनसेन ने अपनी बचपन के साल ताइवान में ही बिताए, मगर जैसे उनकी उम्र 9 साल हुई उनकी फैमिली केंटकी में मूव कर गई। केंटकी में जेनसेन और उनके भाई ने बेपिस्ट बोर्डिंग स्कूल, जिसका नाम था ओनिडिया बेपिस्ट इंस्टीट्यूट, को अटेंड किया। मगर ये भी ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि उसके बाद उनकी फैमिली ओरिगन में मूव कर गई और जेनसेन ने अलोहा हाई स्कूल को अटेंड किया। काफ़ी छोटी उम्र से जेनसन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें करते थे और उनकी स्पेशलिटीज़ थी एकेडमिक्स और टेबल टेनिस। जब वो 15 साल के हुए तो उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया जूनियर डबल्स में, जो कि होता है यूएस टेबल टेनिस ओपन चैंपियनशिप का। जेनसन ने 1980 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और उन्होंने अपना ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी करी। और ओरेगन स्टेट में जेनसन की जो लैब पार्टनर थी वो एक औरत थी जिनका नाम था लॉरी, और इन दोनों की बाद में शादी हो जाती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1984 में जेनसन ने एक कंपनी में, जो कि अभी शुरुआत हुई थी स्टार्टअप में, जिसका नाम था एलएसआई लॉजिक, उसमें जॉब हासिल करी। कंपनी 3 साल पहले ही इसकी उनकी ग्रेजुएशन से बनी थी और इसी की वजह से जेनसन को काफ़ी बड़ी पोजीशन पे जॉब मिल गई कॉलेज से निकलते ही। और वो ज़्यादातर तो इस जॉब में रहे नहीं ज़्यादा देर तक के लिए, क्योंकि वो एएमडी में चले गए और माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइनर बन गए। इस पॉइंट पर कोई भी बाहर का इंसान ये सोचेगा कि जेनसन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। हालांकि उनके पास काफ़ी अच्छी जॉब थी एएमडी में और लॉरी के साथ भी काफ़ी अच्छा रिश्ता बना रहे थे। जेनसन अपने समय से और जो एक आम कॉलेज का ग्रेजुएट होता है उससे आगे थे। मगर जेनसन इतना ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि जेनसन के कुछ शुरुआती ज़िंदगी के क्राइसिस चल रहे थे उनकी 20वीं साल में, क्योंकि वो कुछ और ही करना चाहते थे जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो। मगर उन्होंने इस फीलिंग को दबा के रखा अपनी 20 साल की उम्र तक। मगर धीरे धीरे उन्होंने इस फीलिंग को ऊपर लाया और बाकी चीज़ें हटा दी। 1990 में जेनसन वापस स्कूल गए और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करी स्टैनफोर्ड में। और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक स्टार्टअप फाउंड किया कर्टिस प्रेम और क्रिस मालाचोस्की के साथ। उन तीनों को कोई आइडिया नहीं था कि कंपनी का नाम क्या रखना है या किस तरह से डेवलपमेंट का फंड करने वाले हैं वो, मगर एक चीज़ जो उनको पता थी शुरुआत से ही कि वो जीपीयूज या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बनाने वाले हैं। उनको ये लगता था कि वीडियो गेम्स ने दुनिया की सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशनली चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं, और अगर वो उन वीडियो गेम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो वो हर कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा चैलेंज देने के साथ साथ वीडियो गेम्स ने उन्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दी। गेमिंग अब बस अपनी शुरुआत में ही थी और जो ओरिजिनल प्ले स्टेशन है वो भी अभी तक बाहर नहीं आया था, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ बची हुई थी। मगर जो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो तीनों ही सिर्फ ऐसे लोग नहीं थे जो कि इस मार्केट को लेना चाहते थे, क्योंकि 1994 तक पहले ही डजन से ज़्यादा ग्राफिक कार्ड कंपनीज थी और वो नंबर बढ़ के 70 हो जाने वाला था 1997 तक। हालांकि इतना ज़्यादा तो कंपटीशन था। जो सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात थी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की, कि ब्रांड वैल्यू वहाँ पे किसी काम की नहीं थी। ना कि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की तरह जो कि आत्मसंतुष्ट रह सकते थे सालों तक या कि कई सारे दशकों तक
अगर आत्मसंतुष्ट रहा जाता सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, तो किसी भी नई कंपनी के लिए नंबर 1 से 0 में जाना कोई भी बड़ी बात नहीं थी। इसी की वजह से अगर आप इंटेल को भी देख लेते हो, तो अभी एएमडी उनको पछाड़ चुका है, क्योंकि उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई वाला रिकॉर्ड 21 सालों से नहीं दिया है। और उसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ ये थी कि जेनसन आराम से मार्केट में घुस सकते थे अगर वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बनाते। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो इतना प्रोडक्ट बनाना इतना आसान नहीं था, जबकि आपके पास सिर्फ $40,000 हो। कम बजट की दिक्कत के साथ साथ उन तीनों को ऐसे जीपीयूज बनाने थे, और उन्होंने ऐसा नाम रखा जिसका नाम था एनवी। एनवी का जो नाम था वो ये था कि नेक्स्ट वर्जन कहलाया जाता था उसको। और जब तक उन्होंने कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने कंपनी का नाम नहीं रखा। और नाम क्योंकि वो अपने सारे प्रोटोटाइप्स का एनवी से रखते थे, तो उन्होंने सोचा कि वो इसी नाम से कंपनी रखेंगे। तो उन्होंने एनवी नाम की कंपनी का नाम सोचा, तो उनको ऐसा कोई शब्द तो नहीं मिला, मगर उनको लैटिन शब्द मिला इनविडिया, जिसको उन्होंने ट्रांसलेट करके देखा तो वो एनवी था। और इसके बाद उन्होंने अब उसका आई हटा दिया, जिसकी वजह से इनविडिया आज बना। अब आगे बढ़ा जाए तो कंपनी को फाउंड करने के 1 साल बाद और प्रोडक्ट पे अच्छे से काम करने के बाद वो तीनों अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करने को तैयार थे। 1994 में इनविडिया ने पार्टनरशिप करी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एसजीएस थॉमसन और डायमंड मल्टीमीडिया सिस्टम के साथ NV1 बनाने के लिए। एसजीएस जो है उसे उनको ये टास्क दिया गया कि वो उनको चिप बनानी है, और डायमंड मल्टीमीडिया को ये टास्क दिया कि जो उनकी चिप्स है उनको मल्टीमीडिया एक्सीलेटर बोर्ड्स में इंस्टॉल करना है। NV1 जो है उसका लॉन्च 1975 में हुआ डायमंड एज 3D के नाम से। और इसके बाद इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा वीडियो गेम कंपनीज़ को हार्डवेयर को इस्तेमाल करने में। सेगा जो सबसे बड़ी गेम बनी, जिसने 3D गेम जिसका नाम था वर्चुअल फाइटर, उनको नए जीपीयू में इंटीग्रेट किया। इसके साथ साथ आने वाले कुछ सालों में इनविडिया कुछ पार्टनरशिप करती रही और बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लॉन्च करती रही। उनका जो सबसे बड़ा रिलीज़ था वो 1999 में हुआ। 1999 में इनविडिया ने जी फोर्स 256 को निकाला, जिसको वो दुनिया का सबसे पहला जीपीयू कहते थे। इसका ज़्यादा कोई मतलब तो नहीं था, क्योंकि ये टर्म उन्होंने खुद से निकाली थी, मगर इनविडिया ने ये जो जीपीयू का टर्म है वो एक सिंगल चिप प्रोसेसर है जो कि कम से कम 10 मिलियन पॉलीगन्स पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है, ये बनाई थी। इसको पर्सपेक्टिव में लाया जाए तो आज के जो जीपीयूज़ हैं वो 7 बिलियन पॉलीगॉन्स पर सेकंड प्रोसेस कर सकते हैं। तो हालांकि बहुत सारा समय था अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए, मगर वहीं से सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। इससे पहले कि इनविडिया इतने बड़े नंबर्स पे पहुंचने का फोकस कर पाता, उनको सर्वाइवल पे फोकस करना था, क्योंकि डॉट कॉम क्रैश जो है वो शुरू हो चुका था, और इनविडिया जो है डॉट कॉम बबल के फटने से जस्ट पहले बना था, और उनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा चलने लगा था। तो जो उनका राइज था वो एक रॉकेट शिप की तरह ही था। तो बस ये बारी अब देखने की ये थी कि क्या वो इनविडिया ऑर्बिट तक पहुंच सकता है या फिर वापस पृथ्वी पर ही क्रैश हो जाएगा। डॉट कॉम क्रैश की शुरुआत में इनविडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो बैकग्राउंड प्लेयर की तरह थे इससे पहले कि वो कंज्यूमर ब्रांड बनते। और अगर फैक्ट की बात करें तो इनविडिया सबसे बड़ी कंपनी थी ग्रो करने के मामले में अमेरिका में 2002 में। इनविडिया जो है उस साल ही क्रैश हो जाने वाली थी, मगर 12 महीनों के अंदर ही इनविडिया 90% क्रैश हो चुकी थी और आईपीओ के लेवल्स तक पहुंच चुकी थी। चीज़ों को और ख़राब करने के लिए कर्टिस प्रेम भी रिटायर हो गए इनविडिया से उसी साल। तो इसकी वजह से अब ये जेंसन और क्रिस पे थी कंपनी को चलाने की बात, इस सारी दिक्कतों के बाद भी। और जेंसन ने कुछ कंपनीज को ख़रीदना शुरू कर दिया जो डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, जैसे 3D FX और मीडिया क्यू। मगर जो इनविडिया की सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी उस समय के हिसाब से वो थी SLI। आजकल SLI एक जोक बन के रह गया, क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल भी नहीं है, मगर 2004 में काफ़ी बड़ा गेम चेंजर था, क्योंकि SLI का मतलब स्केलेबल लिंक इंटरफेस था, जो कि अलाउ करता था कि बहुत सारे GPUs को एक साथ काम करने पे लगाया जाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिंगुलर आउटपुट निकल गया है। अगर आपके पास 2 GPUs थे जो SLI सपोर्ट करते थे, तो हर GPU एक ऑल्टरनेटिव रेंडरिंग फ्रेम्स अलॉट करता था हर एक को, जिसकी वजह से दोनों GPUs का वर्कलोड है वो आधा हो जाता था। जिसकी वजह से अब ये मतलब नहीं है कि डबल पावरफुल हो जाता था सिस्टम सिंगल GPU के मुकाबले, मगर ये काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट थी। इस इन्वेंशन की वजह से गेमिंग एंथुजियास्ट बहुत सारे GPUs खरीदने लग गए हर बार जब वो PC बनाते थे, तो इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ इनविडिया को। SLI के बाद भी इनविडिया ने काफ़ी सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी। 2004 में इनविडिया ने पार्टनरशिप करी नासा के लिए, जहाँ पे उन्होंने नासा की मदद करी
टेरेन था जो मास्क का, वो बनाने में इन्विडिया के जीपीयू की मदद से। उसी साल इन्विडिया ने ब्लिज़ार्ड एंटरटेनमेंट को भी पार्टनरशिप में लिया। इसमें उन्होंने 3D ग्राफिक्स बनाए वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट के लिए। इन्विडिया ने इन सारी पार्टनरशिप के बाद भी एक पार्टनरशिप ऐसी करी जो कि उनकी खुद की कब्र में कील ठोकने ऐसी थी। उन्होंने पार्टनरशिप करी सोनी के साथ PS3 की 2005 में। इन सारी एक्विजिशन के बाद भी, पार्टनरशिप के बाद भी और SLI के बाद भी इन्विडिया .com क्रैश को सर्वाइव कर गया। इसी के साथ साथ अब आपको याद होगा 70 कंपनीज थी 1997 तक जीपीयू मार्केट के लिए, मगर 2006 तक सिर्फ इन्विडिया ही ऐसी कंपनी थी जो कि स्टिल स्टैंड कर रही थी वहीं पे, और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा आगे है। और फॉर्ब्स ने तो इन्विडिया का नाम कंपनी ऑफ दिस ईयर 2007 में डाल भी दिया था। इसी के साथ साथ 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस जब शुरू हुआ, उसी समय ये सारी पब्लिकेशंस जो है वो परफेक्ट थी इन्विडिया को टॉप पे लाने के लिए। फॉर्च्यून जब इन्विडिया को सबसे बड़ी तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी का नाम दिया 2002 में, इन्विडिया का 90% क्रैश आ गया था। और जब फॉर्ब्स ने इन्विडिया को कंपनी ऑफ द ईयर 2008 में कहा तो वो नीचे गिर गई। 2008 में ये इतनी बुराई नहीं थी जैसे .com क्रैश में हुई थी। स्टॉक प्राइस की बात करें तो 85% स्टॉक क्रैश हुआ था, मगर कंपनी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। हाँ, कंपनी के कुछ नेगेटिव क्वार्टर्स भी गए थे, मगर 2010 तक वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। और इसी के साथ साथ अब बात करते हैं हम अभी के इन्विडिया की। 2010 की शुरुआती आधे साल में इन्विडिया कम या ज़्यादा बराबर ही रहा। उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बदला नहीं, क्योंकि जो कंपनी ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर पा रही थी। अब उनकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मार्केट सैचुरेशन को पकड़ लिया था और अब मार्केट को ही ग्रो हो सकता था, इसी वजह से वो भी ग्रो कर सकते थे। इन्विडिया के लिए एक बात अच्छी थी कि जो मार्केट है वो ग्रो ही नहीं करने वाला था, बल्कि 2016 और 17 में एक्सप्लोड करने वाला था क्रिप्टो करेंसी की वजह से। जैसा कि आप सबको पता है, बिटकॉइन ने 20,000 की एंट्री के साथ साथ बहुत बड़ा डैश किया था एलकॉइन के मार्केट में, और 2017 में चांद पे लेके गया था। और ग्राफिक्स कार्ड जो है परफेक्ट थे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए। जब बात आती है इथेरियम की माइनिंग के लिए, तो जो माइनर्स जो सारे थे उन्होंने जीपीयू को मार्केट से पूरा खाली कर दिया, और वो कितना ही पैसा देने को तैयार थे जीपीयू खरीदने के लिए। दुगने तिगुने या 4 गुना भी जो ओरिजिनल प्राइस थे उनको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो हज़ारों या 10,000 डॉलर्स बना रहे थे अपनी माइनिंग रिस्क की वजह से। इसी की वजह से अगर प्रीमियम भी पे करना पड़ता उनको जीपीयू के लिए तो वो कोई दिक्कत नहीं थी। इन्विडिया को सप्लाई शॉर्टेज देखी जो उसने कभी भी नहीं देखी थी, और उन्होंने प्राइसेस भी बढ़ा दिए। 2017 से 18 के बीच में इन्विडिया के जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स है वो $200 मिलियन से $1.2 बिलियन बढ़ गए थे हर क्वार्टर में। मगर ये तो बस शुरुआत ही थी, क्योंकि इन्विडिया जो है मार्केट सैचुरेशन में गेमर्स के साथ पहुंच चुका था। जेनसन अपना फोकस बाकी मार्केट्स में भी ले जाने वाले थे, जो कि था डीप लर्निंग और एआई। उन्होंने एक पार्टनरशिप रखी टेस्ला के साथ, जहाँ पे उन्होंने शुरुआती हार्डवेयर दिया सेल्फ ड्राइविंग के लिए। इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे कमर्शियल ग्राफिक्स कार्ड निकाले जैसे टाइटन और क्वाड्रो, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी आकर्षित हुए। जैसे कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और उनके एक्सपेंशन एफर्ट्स वापस पे कर रहे थे उनको, AMD भी अपनी PC कम्युनिटी को वापस लेके आना वाला था, जिसकी वजह से जब राइजन CPUs लॉन्च हुए तो उन्होंने PC को काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल बना दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे कंसोल गेमर्स भी अट्रैक्ट हुए। 2018 की एंड तक और 2019 की शुरुआत तक जो ये भी सारी चीज़ें थी वो ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लग गई, और 2020 के शुरुआत में तो सप्लाई शॉर्टेज की शुरुआत हो गई, और इसी वजह से इन्विडिया एक और रॉकेट शिप में बैठ गया, और जहाँ से अभी तक वो लोग उतरे नहीं हैं। आज जेनसन $27.9 बिलियन पर खड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया के टॉप 100 सबसे अमीर लोगों में आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये तो क्लियर नहीं है कि इन्विडिया कितना ग्रो करने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि पिछले साल ही उन्होंने 129% की ग्रोथ देखी थी। मगर जब तक जेनसन CEO है, मुझे ऐसा लगता है कि जो है इन्विडिया है अपने नेक्स्ट सेटबैक से रिकवर करेगा और एक $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाएगा, और तब भी इन्विडिया $1 ट्रिलियन की शैडो कंपनी बन के छुपा रहेगा। क्या आप इन्विडिया का जीपीयू ओन करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा आप अगर आप जीपीयू के प्राइसेस कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे डिस्काउंट कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के क्वेश्चन के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।